Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I am Gauri Jadon, economics educator. Today we are finally going to solve NCERT solutions of this particular chapter जहाँ पे हमने पढ़ा what is human capital formation. पूरा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गया. अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने वाले हैं जिसमें NCERT solutions को हम लोग पहले करने वाले हैं. स्टूडेंट्स उसको चालू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. वी टॉक अबाउट CBSE. हम कवर करते हैं क्लासेस किंडरगार्टन टू क्लास 12 एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहां पे हम कवर करते हैं क्लासेस आप सभी के लिए स्टूडेंट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक. CBSE के अलावा वी ऑल्सो फॉलो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स लाइक MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. तो ये सारी बोर्ड्स की भी क्लासेस आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगी. एंड स्टूडेंट्स इसी बात पे सबसे पहले आपको क्या करना है, जल्दी से करना है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स. उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाकर आप देख सकते हो. चालू करें आज की क्लास. NCERT सॉल्यूशंस है हमारे पास. ओके स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाट आर द टू मेजर सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन अ कंट्री. तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या रहता है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है, किसी ह्यूमन के पास क्या स्किल्स हैं, कितनी एजुकेशन है, इंफॉर्मेशन है ना, इंटेलिजेंस कितना है. ये सारी बातों को हम बोलते हैं कि भाई ह्यूमन कैपिटल कितना है. इसके बहुत सारे सोर्सेस हमने पढ़े हैं. बहुत ही बेसिक से दो कोर्स जो सोर्सेस है हमारे पास है, एक है एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन, एंड दूसरा है हमारे पास हेल्थ. इन दोनों पे ही अगर हम वर्क करेंगे तो कहीं ना कहीं जो मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स है वो अच्छे से डेवलप होगा. सो दैट इज वाई हम पहले दो इन्हीं को पढ़ेंगे. एजुकेशन आप सभी को पता है, एजुकेशन नॉट ओनली रेजेस द स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ लिविंग बट ऑल्सो एनकरेजेस मॉडर्न एटीट्यूड ऑफ द पीपल. इट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ नेशंस वर्कफोर्स बाय एनहांसिंग देयर स्किल्स. है ना. तो एजुकेशन हमें जरूरत है. एजुकेशन हमें बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, हमारी सोचने की क्षमता को बढ़ाता है, हमें बेटर एनवायरनमेंट देता है, अपॉर्चुनिटीज देता है. सो दैट इज एजुकेशन तो एक रीजन है. दूसरा है हेल्थ. अगर हम चाहते हैं कि हमारा ह्यूमन कैपिटल अच्छा हो तो हमारा उसका हेल्दी होना भी जरूरी है. फिर भले आप कितने भी टैलेंटेड हो लेकिन अगर आप बीमार हो तो आप उतना 100% दे ही नहीं पाओगे, है ना. सो दैट इज आपका 100% कॉन्ट्रीब्यूशन होने के लिए आपका एक अच्छा हेल्दी होना बहुत जरूरी है. दैट इज वाई ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्थ को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट, मतलब एक तरीके से प्रमोशन किया गया है. So it helps economic development indirectly by supplying active, energetic and healthy workforce which activates the entire production process. अगर आपके पास energetic workforce होगा तो आपका काम भी अच्छे से होगा, जल्दी होगा. वहीं पर सब सोते से लोग होंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा. क्लास में भी होता है ना, कई बार सब सो रहे हैं, सबका मन नहीं लग रहा, तो एक ही टॉपिक को भैया कितनी बार ही पढ़ा लो समझ में नहीं आता. लेकिन अगर सब एनर्जी से भरपूर हैं, सब पढ़ना चाहते हैं, तो उनको 2 मिनट में टॉपिक समझ में आ जाता है जो पूरे पीरियड में नहीं आया. सो दैट इज वाई आपका एक्टिव होना, हेल्दी होना बहुत जरूरी है फॉर एक्टिव लर्निंग. क्लियर. तो दोनों पार्ट्स का जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे इसके अलावा हमने कौन कौन से मेजर सोर्सेस पढ़े. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट इन अ कंट्री. क्या आप एक देखिए, इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, जो आपको एक रियलिटी चेक दे या रियलिटी के बारे में बताए, इंडिकेट कर दे कि ये चीज है. तो जब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे एजुकेशनल अचीवमेंट्स की, कि एजुकेशन में हमने क्या क्या अचीव किया है इन अ कंट्री, हमें कैसे पता चलेगा? अपने मन से मान ले क्या हाँ भैया बहुत डेवलपमेंट हो गया. क्या इंडिकेटर्स है? डिपेंड करता है कि आपका लिटरेसी रेट क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है ना, डेमोग्राफिक कंडीशंस क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका भाई कितना ज्यादा अचीवमेंट हुआ है. तो पहला, जैसे कि मैंने अभी आपको पता, लिटरेसी रेट आता है. तो सम इंडिकेटर्स ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ अ कंट्री यार, पहला है हमारे पास अडल्ट लिटरेसी रेट, कि भाई आपके पास पढ़े लिखे लोग कितने जो काम करने वाले हैं. सो अगर हम बात करें, दिस रेट इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ द लिटरेट अडल्ट पॉपुलेशन हु आर एज 15 ईयर्स एंड अबव. जैसे कि आपको पता है कि 14 ईयर्स तक हमने बिल्कुल कंपलसरी एजुकेशन रखा है, उसके आगे ये थोड़ा आपका चॉइस है कि आप कितना कंटिन्यू करना चाह रहे हो. क्लियर. तो अडल्ट लिटरेसी रेट हमारा क्या है. सेकेंड है हमारे पास यूथ लिटरेसी रेट. सो द रेट इंडिकेट्स the percentage of the literate people between 15 and 24 years of age, कि उनमें कितना ज्यादा हमने देखा कि एजुकेशन का पार्ट प्ले हो रहा है. सो कितने ज्यादा एजुकेटेड हैं ये लोग, तो ये हमने यूथ लिटरेसी रेट में पढ़ा है. नेक्स्ट है हमारे पास प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीशन रेट, की कितना ऐसा हमारा जनरेशन है जिनने अपना प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट कर लिया है. तो लिटरेसी रेट एक तरीके से हमें इंडिकेशन दे देता है ना कि कितने एजुकेशन काम आ रही है, कितना लोग पढ़ रहे हैं. सो दिस रेट इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग द लास्ट ईयर ऑफ प्राइमरी स्कूल. क्लियर. सब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है.
Everyone quickly take a screenshot of this one. Done? चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. Why do we observe regional differences in educational attainment in India? हम क्यों रीजन के बेसिस पे वेरी करते हैं कि भाई ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें, राजस्थान में अलग पढ़ाई लिखाई होगी, मध्य प्रदेश का अलग लिटरेसी रेट है, हम इंडिया का टोटल क्यों नहीं निकालते, हम अलग से कंपेयर क्यों करते हैं, मेल और फीमेल का अलग क्यों निकालते हैं, एक करके निकालो, ताकि हमें रियलिटी चेक पता चले कि कौन से रीजन में कितने में अच्छे से पढ़ाई हो रही है और कितना इफेक्टिव वर्क हो रहा है. इसलिए हम लोग रीजन टू रीजन बेसिस पे डिफरेंसेस को चेक करते हैं. हर रीजन अलग रहता है, हर रीजन का टेम्परेचर अलग रहता है. हमने देखा कि नहीं भाई, नॉर्थ में ज्यादा पढ़ाई इसलिए नहीं हो पाई बिकॉज लोगों को ज्यादा समय मिला ही नहीं पढ़ने का, आधे टाइम तो बर्फ ही गिरती रही. कंडीशंस, वेदर कंडीशंस हर रीजन की अलग अलग होती हैं. किसी के यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है तो गर्मी की छुट्टियां पहले लग जाती है, तो कितना टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए, उसकी वजह से ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाई. तो अगर हम बात करें, यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया, इसलिए पढ़ाई नहीं हो पाई. तो रीजन टू रीजन पढ़ने की इसलिए जरूरत होती है ताकि हमें करेक्ट सिचुएशन का पता चल पाए. क्लियर? So there is a great regional differences in education attainment in India. Some states like Kerala, Tamil Nadu, अरुणाचल एंड उत्तरांचल की हम जब बात करते हैं, यानी हमारा ये पूरा उत्तराखंड ये वाले साइड की हम बात कर रहे हैं, हैव हायर लिटरेसी रेट्स, while states like बिहार, राजस्थान एंड यूपी एंड अरुणाचल प्रदेश हैव वेरी, हम बात करते हैं लिटरेसी रेट लो है हमारा. दिस इज ड्यू टू inequalities of income and wealth on large scale, also lack of investment by government on education. कि एक तो ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा inequalities है ना, रिच पुअर का गैप बहुत ज़्यादा है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, साथ ही में गवर्नमेंट ने भी ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं लिया. The people of these states give less importance to education and are mainly employed in agriculture sector or informal sector that has very less to do with education. ये लोग ऐसे सेक्टर को बिलोंग करते हैं जहाँ पे एजुकेशन को ज़्यादा प्रमोशन नहीं दिया जाता, ज़्यादा उनको ऐसा माना नहीं जाता, उनके लिए रहता है एग्रीकल्चर करो, खेती बाड़ी आनी चाहिए तुम्हें, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. तो इस तरीके का कुछ कल्चर रहता है, इसलिए रीजन टू रीजन बेस्ड पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें समझ आए कि भाई एक्चुअली में क्या हो रहा है, बिकॉज सबकी कंडीशन अलग होती है ना. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट. समझे सभी इसी बात को, स्क्रीनशॉट लिया सभी ने, आगे बढ़े. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे. ब्रिंग आउट द डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट. इसको तो हमने बहुत अच्छे से समझा था. जब हम ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं, ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है कि किसी एक इंसान में क्या स्किल्स हैं, क्या इंटेलिजेंस है, क्या उनमें एबिलिटी है, पोटेंशियल है, कैलिबर है, ये सब चीज है. दैट इज ह्यूमन कैपिटल. डेवलपमेंट का मतलब एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस की तरह आता है, ये एक सोशल कॉन्सेप्ट है और ये मेरा एक इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है. सोशल कॉन्सेप्ट क्यों है? बिकॉज ये हम बात करें कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी डेवलप होती, कितना वेलफेयर होगा. बिकॉज जो भी ह्यूमन कैपिटल आपके पास है, अगर आप में कोई स्किल है, उसको कैसे एनहांस करें, उसकी एबिलिटी को कैसे इंक्रीज करें, ये हम ह्यूमन डेवलपमेंट में पढ़ते हैं. सो दैट इज वाई जो भी आपका ह्यूमन कैपिटल है उसको कैसे डेवलप करें, दिखा रहे, वो हम कहाँ पढ़ते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट में पढ़ते हैं. क्लियर? समझे सभी इसी बात को? So, human capital considers education and health as a means to increase labor productivity. It is a narrow concept which treats human beings as a means to achieve end, which is higher productivity, failing which the investment is not considered to be productive. हम ये मान के चलते हैं, अगर हमें तुम पढ़ा लिखा के तुम ढंग से काम नहीं कर पाए तो तुम फेल हो गए भाई. That is human capital, है ना? So, investment in education and health is unproductive if it is not enhance output of goods and services. हम ये मान के चलते हैं, अगर आप प्रमोशन नहीं कर रहे हो इंडिया के डेवलपमेंट में तो आपकी पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं है. तो जो भी आपने पढ़ाई लिखाई करी है वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज नहीं हो रही है, सो इट इज नॉट गुड. सो ह्यूमन कैपिटल का बस इतना मतलब होता है कि आपके पास क्या स्किल्स है, क्या नॉलेज है, लेकिन आप उसको कैसे यूटिलाइज करके आगे बढ़ा सकते हो, वो मेरा ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट है. क्लियर? सब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से. डन? Okay. Next, human development is based on the idea that education and health are integral part of human well-being, because only when people have ability to read and write and lead a long and a healthy life. वहीं पे ह्यूमन डेवलपमेंट ये कहता है कि अगर आपने एजुकेशन ली है तो आप बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी जी सकते हैं, अच्छे चॉइसेस कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं. वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट.
It is a broader concept which considers human beings as the ends in themselves. Human development occurs when majority of the people in the economy are educated and healthy. तो हम ये बोलते हैं अगर आपकी majority people educated है और majority people healthy है तो कहीं ना कहीं आपने human development को achieve कर लिया है. Clear? सब इसका screenshot लेंगे जल्दी से. Done? पक्का आगे बढ़े? Okay. क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास. हाउ इज ह्यूमन डेवलपमेंट अ ब्रॉडर टर्म एज कंपेयर टू ह्यूमन कैपिटल. अभी हमने पढ़ा कि क्यों ब्रॉडर टर्म है, बिकॉज वहां पे हम सब ये देख रहे हैं भाई तुम्हें क्या आता है, तुम्हें क्या आता है. तुमने बोला भाई हमें आता है मैथ्स बहुत अच्छे से, आई लव मैथ्स, मैथ्स मेरा बहुत अच्छा है, मेरी स्किल है, मैं बहुत जल्दी कैलकुलेशंस कर लेता हूँ. ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होगा, आपको पता आप में स्किल है कि आप कैलकुलेशंस को जल्दी समझ लेते हो. आपने उस स्किल का यूटिलाइज करके स्टॉक मार्केट में अप्लाई करना शुरू किया और आपने देखा कि भाई आपके शेयर्स ऊपर जा रहे हैं, आप स्टॉक मार्केट में छा रहे हो. ये क्या है, प्रोसेस हुआ, ये डेवलपमेंट हुआ. आपने अपनी स्किल को इस तरीके से यूटिलाइज किया कि आपने अपनी लाइफस्टाइल को बेटर कर पाए, आप ज्यादा अच्छा अर्न कर पाए, है ना. तो आपकी स्किल से उसको डेवलप करके एक बेटर इंसान बना रहे हो, बेटर लाइफस्टाइल कर रहे हो, दैट इज डेवलपमेंट. So human development is far broader concept than human capital. Human development includes all those factors which lead to welfare and the development of society and its members, whereas human capital focuses only on human beings and their contribution to the economy. तो क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था human capital बहुत इकोनॉमी वाला टर्म है कि अगर तुम पढ़ लिख के कंट्री के प्रमोशन के लिए काम कर रहे हो तो तुम अच्छे हो, अगर नहीं कर पाए तो तुम फेल हो गए. क्योंकि वो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी का सिर्फ एक काम होता है भाई आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो हमारी इकोनॉमी में, से इतना बता दो. लेकिन जब मैं सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, हम बात करते हैं कि कितना कंट्रीब्यूशन आपने डेवलपमेंट को दिया है ना. ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्लूड्स ओवरऑल, हम लोग बात करते हैं प्रॉस्पेरिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स थ्रू एजुकेशन एंड हेल्थ, व्हाइल ह्यूमन कैपिटल कंसीडर्स ह्यूमन बीइंग एज अ सोर्स ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी. इकोनॉमी है उसको एक फैक्टर प्रोडक्शन की तरह देखती है कि काम करेगी, पैसे कमाएगी, इकोनॉमी अच्छी चलेगी, क्योंकि इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है. सोसाइटी कैसे देखती है, अगर लोग अच्छे होंगे तो देश अच्छा होगा. तो दोनों का सोचने का तरीका अलग है ना, इकोनॉमिक्स का सोचने का तरीका अलग है, सोशल स्टडीज का सोचने का अलग है. सो दैट इज आपको दोनों अलग अलग दिख रहे हैं. सो दैट इज वाई डेवलपमेंट एंड कैपिटल आर टू डिफरेंट टर्म्स. क्या इतनी बात मुझे समझ आई? आगे बढ़े, चलो. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. कौन कौन से फैक्टर्स हैं भाई? पहला फैक्टर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा एजुकेशन, हेल्थ, ये तो अभी हम पढ़ के आए थे. सेम क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया है कि जब एजुकेशन होगी, हेल्थ अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा. सो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बिकॉज ये वाला क्वेश्चन अभी हम पढ़ के आए हैं. पहला क्वेश्चन हमारा यही था, बस घुमा के एनसीईआरटी ने इसका क्वेश्चन पूछा है, आंसर सेम ही रहेगा, चाहे वो सोर्सेस हो चाहे वो फैक्टर्स हो. क्लियर है ना, ये हो गया. उसके अलावा ऑन द जॉब ट्रेनिंग आपको देनी चाहिए. जितनी ज्यादा अच्छी आप ट्रेनिंग दोगे उतना अच्छा उनको एक्सपोजर मिलेगा. लर्निंग बाय डूइंग का उनको चीजें समझ आएंगी, अच्छे से काम कर पाएंगे, अच्छे से डेवलपमेंट कर पाएंगे, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे. तो ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है. So job training is a source of human capital formation as a return of such expenditure in the form of enhanced labor productivity is more than the cost of it. It is the most effective kind of training to a trainee, imparting him the technical skills and know-how at the actual work site. This helps a trainee not only to acquire the theoretical and practical skills simultaneously but also enables him to learn from the experiences of his trainer. तो जो भी आपके, जैसे कि अगर मैं टीचर हूँ, है ना, एक तरीके से मैं आपको ट्रेनिंग ही प्रोवाइड कर रही हूँ कैसे पढ़ना है, क्या करना है. आप मेरे एक्सपीरियंस से भी काफी सारी चीजें सीखते हो. मैं आपको लाइफ एक्सपीरियंस बताती हूँ, कोई रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ, तो आपको काफी चीजों से आप कनेक्ट कर पाते हो. तो जब हम लर्निंग बाय डूइंग करते हैं तो हम खुद भी सीखते हैं और दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं. क्लियर? सब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से. डन. नेक्स्ट है हमारे पास माइग्रेशन. माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना. तो जब मैं बात करूं यहाँ पे माइग्रेशन की, कई बार ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा आजकल रिटेंशन पावर कम हो गया. इसका मतलब क्या होता है, कोई भी एम्प्लॉय टिकता नहीं किसी कंपनी में. अगर वो एक एम्प्लॉय यहाँ पे है, उसको बेटर अपॉर्चुनिटी दूसरी कंपनी मिली तो वो शिफ्ट कर जाता है. दैट इज माइग्रेशन, कि आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी जा रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो. तो ये भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होता है. हर कंपनी में आप अलग तरीके से चीजों को सीखते हो. कई बार कोई कंपनी बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है, कोई कंपनी बहुत अच्छी होती है.
कहीं पे आपको लगता है कि यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही तो आप स्विच करते हो, तो ऑफकोर्स स्विच करना गलत नहीं अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तो. सो पीपल माइग्रेट इन सर्च ऑफ बेटर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज एंड हायर सैलरीज. Migration involves cost of transportation and higher cost of living at migrated places. अब जैसे कि अगर मैं कहीं एक्सपेंसिव जगह है, मुंबई में जाके रहूँ तो ऑफकोर्स सी बात है वहाँ पे महंगा है हर एक चीज़, तो मेरा पैसा भी ज़्यादा जाएगा. मैं दिल्ली में जाके रहूँ वो भी महंगा है. मैं किसी छोटे से शहर में जाके रहूँ तो कंपैरेटिवली कम खर्चा आएगा मेरा. तो मैं कहाँ माइग्रेट कर रही हूँ, कितनी मुझे सैलरी मिलेगी, ये सारे टर्म्स मुझे देखने पड़ते हैं. The enhanced earnings outweigh the cost of migration, so expenditure on migration is also a source of human capital formation. Clear? तो अगर आपको पता है कि अगर मैं यहाँ से दिल्ली शिफ्ट हुई, वहाँ पे मैंने काम किया, भले खर्चा होगा लेकिन मेरी सैलरी भी मेरे को डबल ट्रिपल मिल रही है, तो आप सोचते हो कि कोई बात नहीं, ये खर्चा तो उसमें कवर हो जाएगा, इसमें ग्रोथ बहुत है, तो आपने वो कंपनी ज्वाइन कर ली. तो ये भी तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में काम आएगा, राइट? नेक्स्ट है मेरे पास इंफॉर्मेशन. So the degree of availability of jobs, salaries, admissions related information also play a very important role. भाई अब तुम्हें पता ही नहीं 12वीं के बाद तुम्हें क्या करना है, वहीं पर लोग दूसरे उन्हें पता हो कंपटीशन एग्जाम की तैयार कर रहे हैं, जरूरी नहीं कंपटीशन की, हमें बोलते कोई बोल रहा है मुझे स्पोर्ट्स में बनना है, मुझे यहाँ जाना है. लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ क्लैरिटी तो है, जिसके बारे में इंटरेस्ट होता है लोग उसके बारे में इंफॉर्मेशन जरूर निकालते हैं. तो थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाओ कि भाई 12वीं के बाद करना क्या है, कौन सा कोर्स करना है, कैसे करना है, कहाँ है कॉलेज, कितनी फीस है, वो कॉलेज कितना अच्छा है, बुरा है, अच्छा है, कैसा है, उसके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे लोगों के, प्लेसमेंट क्या है, हर एक चीज की इन्फॉर्मेशन अगर आपको होगी, अगर आप अच्छे कॉलेज में जाओगे आपका डेफिनेटली डेवलपमेंट होगा. दैट इज वाई सब लोग अच्छे कॉलेज में जाने के लिए मेहनत करते हैं ना, क्योंकि वहां पे कुछ तो होगा. सो दैट इज वाई आपको भी अपनी रिसोर्स करके जो है अपनी इंफॉर्मेशन को क्रिएट करके उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सा कॉलेज कहाँ पे किधर, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेना पड़ेगा. क्लियर? So the degree of availability of jobs, salary and admission related information also plays a very important role in the determination of human capital formation, as it is necessary to make decisions regarding investment in human capital as well as effective utilization of acquired human capital. Clear? Take a screenshot of this one fast. दोनों चीजों को समझते हुए चलना है कि माइग्रेशन अलग चीज है और इंफॉर्मेशन अलग चीज है, दोनों के बारे में अलग अलग बातें लिखी हैं, है ना. माइग्रेशन का मतलब ये नहीं कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री चले गए, हम यहाँ पे जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे सभी. हाउ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट द फंक्शनिंग ऑफ स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स इन इंडिया. और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, सभी इसको मार्क करेंगे कि गवर्नमेंट किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का जो होता है फैसिलिटेट करते हैं फंक्शनिंग ऑफ स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स. बिकॉज मैंने अभी आपको बताया कि दो मेजर सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्थ और एजुकेशन आता है. तो आप जल्दी से मुझे सोच के बताएंगे इसका आंसर. इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से. पहला है हमारे पास नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको हम लोग एनसीईआरटी बोलते हैं, जिसकी बुक से आप पढ़ते हैं, है ना. एंड नेक्स्ट हमने ये पढ़ा भी है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. इसके अलावा भी हमने बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा है, 4 रिसर्च सेंटर्स के बारे में भी हमने पढ़ा था. आर 2 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट रेगुलेट एजुकेशन सेक्टर्स इन इंडिया. पहला है एनसीईआरटी, स्कूल एजुकेशन के रिगार्डिंग सारी चीजें देखता है, बुक्स वगैरह सब प्रोवाइड करता है आपको, बहुत रीजनेबल कॉस्ट पे आपको बुक्स मिल जाती है एनसीईआरटी की. नेक्स्ट है हमारे पास मेडिकल के लिए भी हमारे पास ICMR है, दैट इज इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आर द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट रेगुलेट हेल्थ सेक्टर्स. तो ये एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गए, ठीक है, और ये हमारे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गए. तो ये दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू समझ गए क्या? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी. ऑल ऑफ यू क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. डन. तो यहाँ पे एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने सारी चीजें पढ़ी और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने सारी चीजों को पढ़ा है. क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे जल्दी से सभी. एजुकेशन इज कंसीडर्ड टू बी एन इंपॉर्टेंट इनपुट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन. हाउ? हम बोल रहे हैं भाई पढ़ाओ, भाई पढ़ाई बहुत जरूरी है, पर क्यों? आप एजुकेशन को ही कंसीडर कैसे कर सकते हो कि अगर एजुकेशन अच्छा होगा तो डेवलपमेंट होगा? कैसे? और भी चीजें भी तो होती है, एजुकेशन ही सब कुछ थोड़ी ना हो सकता है. तो इसका रीजन बहुत सिंपल सी बात है. एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? एजुकेशन आपको लाइफ के बारे में चीजें बताती है, ऐसा नहीं कि लाइफ एक्सपीरियंसेस नहीं बताते. एजुकेशन आपकी सोचने की समझने की क्षमता को टेस्ट करती है, उसको बढ़ाती है. सो एजुकेशन इंपॉर्टेंस अगर हम बात करें,
इट प्रोवाइड्स नेसेसरी नॉलेज स्किल्स टू पीपल विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्टिविटी। आपको प्रोडक्टिव इन नेचर बनाना है ताकि बाद में जाके बड़ों के जब आप काम करोगे तो आप बेहतर तरीके से कर पाओगे। आपको सोशल अवेयरनेस बतानी है कि क्या सही है क्या गलत है, किसमें क्या खूबी है, उसको कैसे यूटिलाइज करें। It creates social awareness and develops mental abilities of people to make right choices at the right time of the need. It enhances the earning capacity of an individual, which ultimately improves the quality of living of the people. तो कहीं ना कहीं जब आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, इसलिए तो हम बोलते हैं भाई पढ़ लिख लो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। हम बोलते क्यों है, बिकॉज ऐसा नहीं कि आप पढ़ लो तो नौकरी मिल ही जाएगी आजकल के जमाने में, लेकिन हाँ अपना स्किल्स पर डेवलप करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए जॉब्स है। अगर आप स्किलफुल इंसान हो तो बिल्कुल जॉब्स आपके लिए है। तो उसको बनाने के लिए स्किल्स को डेवलप करो, स्किल्स को डेवलप करोगे तो डेफिनेटली आगे जाके अच्छा कमाओगे और अपनी लाइफ को बेटर बना पाओगे। क्लियर, समझे ये वाली बात को? सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो सभी को मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ना है ताकि आप अच्छा कमाओ और अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छी लाइफ आगे दो। क्लियर, समझ गए? सो दैट इज वाई एजुकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। 2 पॉइंट्स और इसके जल्दी से पढ़ते हैं। एन एजुकेटेड पर्सन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ विच ब्रिंग्स डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अभी जब भी मैंने आपको बताया भाई पॉपुलेशन बहुत बड़ा एक रीजन है कि हमारा इंडिया में डेवलपिंग कंट्री का टैग लगा हुआ है। हम जित थोड़ा सा डेवलप होते हैं 4 लोग को आगे लेके आते हैं, 8 लोग नए आ जाते हैं, है ना। पॉपुलेशन इतनी जल्दी बढ़ती है। सो दैट इज वाई पॉपुलेशन रेट को जब तक हमने कंट्रोल नहीं किया हमारा कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। एक जो एजुकेटेड पर्सन होगा उसको ये चीज समझ आएगी तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि डिक्लाइन होगा। तो इस माइंडसेट से हम एजुकेशन को बढ़ा रहे हैं। एंड इट हेल्प्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड मॉडर्न टेक्निक्स विच गिव्स बूस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ नेशन। अगर आप एजुकेटेड हो तो आप डायनामिक इन नेचर बनते हो, वक्त के साथ चलना सीखते हो और नई नई चीजों को आप एक्सेप्ट भी करते हो और उसके साथ चलना भी सीखते हो, एडजस्ट भी करते हो, लर्न भी करते हो और अर्न भी करते हो। सो दैट इज वाई एजुकेशन बहुत जरूरी है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज डन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। अगेन हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं और एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन की बात कर रहे हैं। सो डिस्कस द फॉलोइंग एज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सो देयर आर वेरियस सोर्स हमने पढ़े हैं ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें से ये 2 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। जैसे कि हेल्थ पे हमें किस तरीके से करना चाहिए एंड एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, तो इसका भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे है हेल्थ मीन्स एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, सोशल एंड मेंटल साउंडनेस। मैंने हमेशा बोला है हेल्थ का मतलब से आपका ये नहीं कि आप फिजिकली फिट हो, हम मेंटली फिट बोल रहे हो, सोशली भी आप एक तरीके से फिट हो, तब हम आपको एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग मान सकते हैं। It involves preventive and curative medicines, supply of clean drinking water, and good sanitation, etc. Investment in health sector acts as a good source of human capital formation as it provides a healthy labor force. देखो सिंपल सी बात है, अगर हम कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर में भी इन्वेस्ट करेंगे तो हमें आउटपुट इसका अच्छा ही मिलेगा। एक इनपुट की तरह है हेल्थ में इन्वेस्ट करना। आप बेटर हेल्थ में इन्वेस्ट करोगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, उतना ज़्यादा अच्छा आप काम कर पाओगे। सिंपल सी बात है। अगर मैं एक ऐसा बहुत अच्छी एम्प्लॉय हूँ, सपोज आई वर्क रियली वेल, लेकिन हर तीसरे चौथे दिन अगर मैं बीमार पड़ने लगूंगी तो कोई भी कंपनी मुझे अपने उसमें नहीं रखना चाहेगी। क्यों? कि भाई काम तो अच्छा करती है लेकिन बीमार बहुत होती है, बहुत छुट्टियां लेती है। ऐसा एम्प्लॉय हमें नहीं चाहिए जो खुद भी बीमार होगा, 4 लोग को भी बीमार करेगा। ये बहुत सिंपल सा फंडा है। सो दैट इज वाई इट इज वेरी क्लियर दैट वी नीड टू फोकस ऑन आवर हेल्थ टू, है ना। तो अपने हेल्थ पे भी ध्यान रखते हुए हमें बाकी के कामों को भी संभालते हुए चलना है। वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? कैसे हम कोशिश कर सकते हैं कि बीमार हम कम पड़े? जब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, क्लीन वाटर हमें मिलेगा, है ना। क्योंकि आपको पता है काफ़ी सारे डिजीजेस गंदा पानी की वजह से हो जाते हैं। सो दैट इज़ वाई क्लीन वाटर बहुत ज़रूरी है। हमें देखना रहेगा कि रोड्स वगैरह ये सब अच्छे हों, है ना, हमारे मेडिकल सेंटर्स वगैरह अच्छे हों, ताकि कभी भी हमें इमरजेंसी में जाना पड़े तो हमारे पास एक प्रॉपर, हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उसका। दैट इज़ वाई हम ये बोलते हैं कि हेल्थ में भी इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। अगर आप हेल्थ में इन्वेस्ट करोगे तो आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? एवरीवन विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। ओके, डन। नेक्स्ट है हमारे पास पीपल माइग्रेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइग्रेशन? मैंने हमेशा बताया है दैट माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब हम जब बात कर रहे हैं कैपिटल फॉर्मेशन की, उसमें कुछ चीज़ें आती है कि आप अपने स्किल्स को एनहांस करना चाहते हो, अपनी कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करना चाहते हो, अपने ऊपर आप वर्क करना चाहते हो, राइट। अब कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा आजकल का ट्रेंड बन गया है दैट पीपल स्विच जॉब्स वेरी इजीली, और उनको मिल भी जाती है। वाई? बिकॉज इट हैज़ बिकम अ ट्रेंड नाउ, बिकॉज नोबडी वांट्स टू बी रिटेन्ड इन अ कंपनी फॉर अ लॉन्गर पीरियड। उनको लगता है कि अगर उन्हें दूसरी कंपनी में बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो स्विच करते हैं।
अपनी ग्रोथ के लिए, अपने करियर ग्रोथ के लिए। तो माइग्रेशन तो होता है, ऐसा नहीं है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि पूरा ही गलत है। इसका मतलब ये नहीं कि हर दूसरे महीने हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इफ यू फील कि आप उस कंपनी में हो और आपको एक बेटर ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, तो आप कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो। So people migrate from one place to another in such a better job facilities, and the cost of migration involves cost of transportation and cost of living at a migrated places. Very important, ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि cost of migration में कौन सी दो चीजें आती हैं। पहला हमारे पास आएंगे लिविंग एक्सपेंसेस और साथ में हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, कि भाई आप जाओगे कैसे वहाँ तक, वो भी तो इम्पॉर्टेंट है। आपने बोला भाई दिल्ली में जाके जॉब करेंगे, बढ़िया, लेकिन दिल्ली का रहने का खर्चा आपकी नॉर्मल होम टाउन से तो ज़्यादा है ना। अगर आप किसी छोटे से शहर में रहते हो, अब आप एकदम से मेट्रो सिटी में शिफ्ट करोगे, वहाँ पे रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी तो अलग होगा ना। तो वो भी तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर मैं इतनी दूर माइग्रेट कर रहा हूँ तो जो सैलरी मुझे मिल रही है क्या उससे वो कंपनसेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स हमें देखना पड़ता है। सैलरी एक अलग स्टेटमेंट है, उसमें से हमें देखना पड़ेगा हमारे कितने खर्चे हैं, है ना। कई बार कम सैलरी किसी छोटे शहर में बहुत ज़्यादा होती है और कई बार बहुत ज़्यादा सैलरी भी किसी बड़े शहर में कम ही लगती है। तो हम कहाँ जा रहे हैं काम करने, कितने पैसे में काम करने जा रहे हैं, वहाँ का रहने का खर्चा कितना होगा, डिस्टेंस कितना है, हर एक चीज़ हमें देखनी पड़ती है। सो दैट इज़ वाई अगर कई बार होता है कि भाई कंपनी बहुत अच्छी है लेकिन सैलरी उतनी अच्छी नहीं दे रही, वहाँ पे दिल्ली में रहना बड़ा महंगा है, कैसे रहेंगे, इसलिए लोग नहीं चाहते। वो सोचते हैं इससे तो हम इसी कंपनी में काम कर लेते हैं, यहाँ पे पैसा भी ठीक है, जहाँ हम रह रहे हैं उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा पैसा है। तो डिपेंड करता है कि हम कहाँ रह रहे हैं और हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स है, बिकॉज वक्त के साथ, समय के साथ एंड प्लेस के साथ हमारी रिक्वायरमेंट्स भी बदलती हैं। सो वी कैन से दैट कि अगर जो हमारी एनहांस्ड अर्निंग्स है आउटवेक द कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन, सो एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन इज ऑल्सो सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब अगर आपकी जो अर्निंग्स है, जो सैलरीज आपको मिलने वाली है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द कॉस्ट, तो फिर तो अच्छी बात है, फिर आप बिल्कुल जा सकते हो, वो हमारा एक सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं जा रहे हैं बल्कि आप ही के ऊपर डबल खर्चा वापस आ रहा है कि भाई आपके पास सैलरी पूरी जा रही है, सेविंग्स भी नहीं हो पा रही, ऊपर से 2 पैसे घर से और मांगने पड़ रहे हैं, मतलब ये कोई कैपिटल फॉर्मेशन नहीं कर रहे आप, बल्कि बर्डन बन जाओगे। सो दैट इज वाई वर्क, आप ऐसी जगह पे काम करो, वर्क एट अ प्लेस लाइक वे यू आर एबल टू एनहांस योर स्किल्स प्लस सपोर्ट योर फैमिली, है ना। हमें किसी को बर्डन नहीं बनना है, इतना पढ़ाई लिखाई करके हमें अच्छे से कोशिश करनी है कि अपने पेरेंट्स को एक बेटर लाइफस्टाइल दे, है ना। ये चीज हमें सीखनी है। वी विल नॉट बी अ बर्डन ऑन एनीवन। वैसे तो पेरेंट्स भी वी कैन नेवर बी अ बर्डन, है ना, लेकिन फिर भी कुछ चीजें होती है जिसका हमें ध्यान रखना रहता है कि एज वी ग्रो अप वी ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स, राइट। सो इट्स बेटर दैट वी वर्क ऑन योर सेल्फ। जितना अच्छा आप अपना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करोगे उतना अच्छा आपकी लाइफ होगी आगे की। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। सो होपफुली दीज 2 पॉइंट्स आर क्लियर स्टूडेंट्स। मैंने कोशिश करी आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाने की, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे सभी। Establish the need for acquiring information relating to health and education expenditure for the effective utilization of human resources। वो यहाँ पे पूछ रहे हैं हमें ये बताना है कि क्या नीड है, वाई इट इज नेसेसरी कि हमें इंफॉर्मेशन एक्वायर करनी रहती है रिलेटेड टू हेल्थ एंड एजुकेशन एक्सपेंडिचर फॉर द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब जैसे कि आप देख सकते हो अभी हमने अराउंड 10 क्वेश्चंस कर लिए, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन से बार बार हेल्थ और आपसे एजुकेशन के ऊपर कितने सवाल आ गए हैं। तो मतलब मैं मान सकती हूँ कि ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, हेल्थ और एजुकेशन वाला सेक्टर। तो ये दोनों तो आपको बिल्कुल अच्छे से 3-4 बार रिवाइज करके जाना ही पड़ेगा, स्पेशली फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। सी एनसीईआरटी एक ब्लूप्रिंट की तरह है आपके लिए, जितनी बार उसमें कोई चीज़ रिपीट हो रही है आप समझ जाओ कि उतने उसके चांसेस बढ़ जाते हैं पेपर में आने के। सो अगर हम देख रहे हैं कि 10 में से कम 3-4 क्वेश्चन ही इसी टॉपिक से बार बार आ रहे हैं, और भी तो सोर्सेस हमने पढ़े, लेकिन वी कैन सी दैट बार बार यही रिपीट हो रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंस है इनकी। तो ये सारी चीज़ों को हमें एनालाइज करना पड़ता है। कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि हाँ ये आएगा सीबीएसई के पेपर में, लेकिन इंडिकेशन मिल जाता है ना, एनालिसिस हम करते हैं जब। आगे बढ़े, देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। सो द इंफॉर्मेशन अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स, salaries and admissions related information are important for the growth of human capital। कई बार क्या होता है हम अधिकतर अपने काम में इतने फंसे रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता अच्छा ये एग्जाम निकला है, यहाँ पे नौकरी निकली है क्या। आपके पास कोई सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है, आप एक ही जगह पे फंसे रह जाते हो और आपकी लाइफ निकल जाती है, बोलते हैं हम तो कुछ कर ही नहीं पाए। होता है ऐसा। सो दैट इज वाई सही टाइम पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलना ही बहुत ज़रूरी होता है। कई बार होता है कि भाई आप सोच रहे हो कि आप ये वाली कंपनी में जाने वाले हो और तभी आपको दूसरी कंपनी से ऑफर आ गया इससे बेटर,
आपके पास करेक्ट टाइम पे इन्फॉर्मेशन आ गई, आपने यहाँ पे अपना अपॉइंटमेंट लेटर एक्सेप्ट नहीं किया, आप दूसरी कंपनी आपने ज्वाइन कर ली। तो इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है, सही सही टाइम पर आना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सब यहाँ पे ज्वाइन कर लिया फिर हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है। सो इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्फॉर्मेशन तो अच्छी बात है, लेकिन सही समय पर मिलना भी जरूरी है। Now, they enable the people to make better choices between various options available to them and leads to the effective utilization of human skills and knowledge। अगर सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो आपको चॉइस मेकिंग में थोड़ा आसान हो जाता है कि भाई हमें कौन सा डिसीजन लेना है लाइफ में। Also, investment made on health information improves health, efficiency, quality of living and life expectancy of the people। अगर हम हेल्थ में इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा क्वालिटी है लाइफ की, हमारी हेल्थ सब इम्प्रूव होती है। तो इन्फॉर्मेशन और हेल्थ दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम अभी तक पढ़ते हुए आ चुके हैं, राइट। जैसे कि आपको भी डिफरेंट चॉइसेस मेक करने पड़ते हैं अपने लाइफ में। स्कूल लेवल से शुरू हो जाता है, जो आपको चूज करना पड़ता है कि ये वाला सब्जेक्ट लेना है कि ये वाला सब्जेक्ट लेना है। 11th में कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, ह्यूमैनिटीज लेना है, कुछ और लेना है, जल्दी बताओ। आपको चूज करना पड़ता है। आप देखोगे कि आपकी क्या स्किल्स है, आपका क्या इंटरेस्ट है, उसके बेसिस पे आप चूज करते हो, है ना। और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ लोग चूज ऐसे करते हैं, बड़ा सिंपल है, मैथ्स नहीं बन रही कॉमर्स ले लो, कॉमर्स नहीं बन रही ह्यूमैनिटीज ले लो, कुछ नहीं बन रहा कुछ भी मत लो। ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी सब्जेक्ट ना ईजी है ना कोई भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे। अगर आप में इंटरेस्ट है तो आपको सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगेगा, और अदरवाइज तो आपको सारे सब्जेक्ट्स बर्डन ही लगेंगे। कुछ बच्चे रहते हैं कि भैया मैथ्स नहीं पढ़ना तो बायो ले लेते हैं। आपको बायो इसलिए लेना चाहिए बिकॉज यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, या आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट है ना। तो सिमिलरली चूज अ सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। अब तो काफी देर हो गया, अब तो बोर्ड देने ही पड़ेंगे, अब चेंज ही नहीं कर सकते। अब जो भी आपको भुगतना पड़ेगा अगर आपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लिया है, सो यू विल कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट, अदरवाइज यू स्टिल हैव टू क्लियर योर एग्जाम्स, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। आगे बढ़े, चलो। The use of medical information and family welfare programs ensure the supply of healthy workforce. Various health measures are not adopted due to the lack of information, can be minimized and helps in effective utilization of human resource। गवर्नमेंट भी काफ़ी स्कीम्स वगैरह लेके आती है, जैसे कि वी हैव आयुष्मान भारत वगैरह। उसमें भी आपको बोला जाता है कि इतने लाख तक का आपको बिल्कुल पैसा, आपका जो होगा हॉस्पिटल में जो भी आपका फीस होंगी, है ना, पैसा होगा, तो उसका बिल्कुल आपको पैसा मिल जाएगा, है ना। तो इसके लिए काफ़ी डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह लगते हैं, ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया और हो गया। तो ये इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि वक्त पड़ने पे आपको सही टाइम पे सही हेल्प मिल पाए, है ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी होनी ज़रूरी, दैट इज़ वाई इन्फॉर्मेशन, हेल्थ, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑल ऑफ यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। डन, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, हाउ डज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रोथ। अब देखो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पूरा चैप्टर ही हमने यही पढ़ा है कि किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो कर सकता है। तो हमने ये देखा कि अगर इंसान अच्छे हैं, द पीपल और द पॉपुलेशन ऑफ योर कंट्री इज गुड, ऑफकोर्स दे विल वर्क इन बेटर मैनर। तो उनका जब खुद का डेवलपमेंट होगा तो पूरी कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा, ये मान के चले। अगर हर एक एम्प्लॉय बेटर अर्न कर रहा है, हर एक इंसान बेटर जगह जॉब कर रहा है, तो मतलब ओवरऑल आउटपुट तो कंट्री का इंक्रीज होगा ना। तो भले हम खुद पे वर्क कर रहे हैं लेकिन इवेंचुअली वी आर वर्किंग फॉर द कंट्री, राइट। सो दैट इज वाई कहीं ना कहीं अगर हम खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुद के ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं। इसी को लिखेंगे कैसे, सो इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट बाय रेजिंग प्रोडक्टिविटी। अभी मैंने बताया आपको, जब आप खुद से काम कर रहे हो, अच्छी जगह काम कर रहे हो, अच्छे से काम कर रहे हो, आपकी सैलरी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं अगर ऐसे सब काम करेंगे तो ओवरऑल आउटपुट तो इंक्रीज होगा, दैट इज रेजिंग प्रोडक्टिविटी। The skilled and the healthy laborers make utilization of material inputs and capital effectively, which increases the productivity and ultimately faster the rate of growth। अगर productivity बढ़ेगी, GDP भी बढ़ेगा, वही तो हम चाहते हैं। तो बिल्कुल पहला वाला पॉइंट सही हो गया। सेकेंड चीज क्या है, इनोवेशन। अब देखो, जो इंसान बहुत ही ज़्यादा, जिसको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो पार्टिसिपेट करते नहीं है। लेकिन सम पीपल हु हैव दैट ज़ील ना कि कुछ करना है लाइफ में, वो नई नई क्रिएटिविटी चीज़ों से करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नई चीज़ें इनोवेट करते रहते हैं। तो जब हम खुद पे काम करेंगे, अगर मेरी हेल्थ ठीक नहीं है ना, हेल्थ वाला पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं, अगर मेरी हेल्थ ठीक नहीं, मैं आधे टाइम बीमार पड़ी रहूँगी, तो मेरा क्या ही दिमाग चलेगा, कहाँ ही मैं इनोवेशन करूँगी। लेकिन मैं हेल्दी हूँ, मैं फिट हूँ, मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे नई तरीके से आइडियाज़ आएंगे, अच्छा ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। सो इट लीड्स टू इनोवेशन। और अगर इनोवेशन हम अच्छा करते हैं तो हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए बिल्कुल अच्छी बात है। सो एन एजुकेटेड पर्सन हैज द एबिलिटी टू डेवलप न्यू स्किल्स एंड इनोवेट न्यू टेक्निक्स दैट कैन बी मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव एंड एड्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर?
टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सी दिस चैप्टर इज दिस, जो है ना ये वाला जो चैप्टर है, ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आप अपने मन से आंसर लिख सकते हो, पता है। अब ये भी डिपेंड करता है कि तुमने अपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे कितना काम किया है, कितना इंटेलिजेंस लेवल आपने डेवलप किया है, कितनी हार्डवर्क आपने अभी तक किया है। अगर किया होगा तो अपने मन से आप आंसर लिख सकते हो। ये वाला चैप्टर ऐसा है ना, बिकॉज स्टैटिस्टिकल डेटा वगैरह इतना नहीं लिखना रहता, लेकिन हाँ अगर आप नॉर्मली भी लिख सकते हो थोड़ा बहुत तो आराम से आप उसमें लिख पाओगे। अब मेरे पास आता है हाई पार्टिसिपेशन रेट। इफ मोर पीपल बिकम एबल टू वर्क थ्रू एजुकेशन एंड हेल्थ, इट विल इंक्रीज द पार्टिसिपेशन रेट ऑफ पीपल विच विल एक्सलरेट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, ज़्यादा कंपनीज खुलेंगी, ज़्यादा अच्छे से काम हो पाएगा। यही हम चाहते हैं। अभी भी आप बोलोगे मैम अभी भी तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है, बिल्कुल है, लेकिन दिक्कत है कि कितने लोगों को स्किल्स आती है। पीपल आर डूइंग डिग्रीज, अर्निंग डिग्रीज, ये डिग्री वो डिग्री, ऐसा डिग्री वैसा डिग्री, सारी डिग्री कर ली, सारे कोर्स कर लिए, स्किल्स नहीं सीख पा रहे ना हम। तो जब तक स्किल्स नहीं सीखेंगे कुछ डेवलपमेंट नहीं होने वाला है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे सभी। देयर इज अ डाउनवर्ड ट्रेंड इन इनइक्वालिटी वर्ल्ड वाइड विद द राइज इन द एवरेज एजुकेशन लेवल्स, कमेंट। अब देखो यहाँ पे वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहे हैं, दैट इज व्हाई दे हैव रिटन कमेंट, है ना, कि आपको भाई बताना रहेगा कि व्हाट डू यू फील अबाउट द सिचुएशन, जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है किसमें, इनइक्वालिटी वर्ल्ड वाइड विद द राइज इन द एवरेज एजुकेशन। तो क्या एजुकेशन बढ़ने से हमारा ये ट्रेंड कम हुआ है? लेट्स सी। सो द एक्सेस टू बेटर एजुकेशन रिड्यूसेस द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम. Educated person has more ability and skills, hence the income is also higher. This improves the living standard and quality. The importance of education is felt worldwide and the government of nations have been investing heavily in the education sector. देखो क्यों सब बोलते हैं कि आप पढ़ाई करो, सब फोकस करते हैं ना, आपके पेरेंट्स लगे रहते हैं भाई पढ़ लो कुछ बन जाओ। क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे हैव दिस थिंग इन माइंड कि अगर उनके पास बेटर एजुकेशन होगी तो कहीं ना कहीं वो बेटर इनकम अर्न कर पाएंगे। आपको पता है कि जितना ज़्यादा आपकी स्किल्स है, एजुकेशन भी नहीं बोलूँगी, जितनी ज़्यादा आपकी हाई लेवल की स्किल्स है उतना ज़्यादा आपको पेइंग जॉब मिलेगी। वहीं पे अगर आपकी स्किल्स एवरेज होगी तो आपको एवरेज इनकम मिलेगी। इट्स ऑल अबाउट स्किल्स नाउ, सो दैट इज व्हाई यू नीड टू कीप वर्किंग ऑन एजुकेशन एंड स्किल. Clear? And the importance of education is felt worldwide and the government of nations have been investing heavily in the education sector. इसलिए इंडिया हो या कहीं भी वर्ल्ड वाइड की हम जब बात करें, everyone is focusing on skills and education. When the education rate rises, it automatically reduces the inequalities. अगर सभी के सभी educated रहेंगे, better तरीके से चीज़ें करेंगे, मॉडर्नाइजेशन आएगा, ओपन थिंकिंग आएगी सबके दिमाग में, तो इनइक्वालिटीज भी कम होंगी, जो रीजनल डिस्पैरिटीज है वो भी कम होंगी। एजुकेशन कैन ओनली हेल्प, लेकिन दैट एजुकेशन हैज टू कम फ्रॉम राइट प्लेस, राइट? टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। डन? Question number 13, we have examine the role of education in the economic development of a nation. तो अभी सेम चीज़ हमने जो पढ़ा उसी को फिर से हम पढ़ेंगे, जैसे कि अभी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, सेम चीज़ को हमें एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर रिपीटेटिव क्वेश्चंस आई कैन सी, है ना, सो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू डू इट क्विकली. सो द रोल ऑफ एजुकेशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, पहला तो ये है कि नॉलेज और स्किल्स बढ़ते हैं, ये तो हमें पता ही, अगर ज़्यादा, क्योंकि हम लोग जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं उसका कोर बेस यही कहता है कि अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को बढ़ाना है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, अपनी पोटेंशियल को एनहांस करना है हर एक इंसान को, ताकि वो अपना बेस्ट वर्जन बन पाए. एक सिंपल सा हम लोग बोल सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. पहला क्या है आपका पॉइंट कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी स्किल्स बढ़ेगी, आपकी एक्सपर्टीज बढ़ेगी, साथ ही में आप एक तरीके से मॉडर्न मेथड्स को भी एक्सेप्ट करना सीखोगे, नई टेक्नोलॉजी सीखोगे, नया इनोवेशन, क्रिएटिविटी आएगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ेगा. ये सारी चीज़ें होती हैं अगर हम सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं. So it provides people quality skills and knowledge which enhances their productivity. This gives a greater opportunity to do work and earn high income. कई बार होता है इंसान टैलेंटेड होता है लेकिन इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन जब वो टैलेंटेड है साथ में उसको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज मिल जाता है तो वो और भी अच्छे से काम कर पाता है. तो नॉलेज के साथ अगर स्किल्स मिल जाती तो डेफिनेटली विल बी एबल टू डू मच बेटर, है ना. जैसे कि हम देखते हैं किसी को भाई फोटोज क्लिक करना बहुत अच्छा आता है, कोर्स तो फोटोग्राफी का भी होता है, लेकिन वो नेचुरली बहुत अच्छे से फोटोज़ वगैरह क्लिक करता है. जब उसने एक कोर्स ज्वाइन किया, उसको थोड़ा और बताया कि ये एंगल्स होते हैं, ये होता है, इस तरीके से उस चीज़ को, अपने शौक को प्रोफेशन में बदल पाया. कैसे? बिकॉज उसको राइट टाइम पे राइट स्किल्स और नॉलेज के बारे में गाइडेंस मिली. सो दैट इज एजुकेशन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को बिल्ड करने में हेल्प करती है. ठीक है, सेम चीज़ मॉडर्न मेथड्स भी आप सीखते हो. क्लियर? ऑल ऑफ यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन.
डन। देन वी हैव इराडिकेशन ऑफ इनइक्वालिटी। इराडिकेशन का मतलब होता है किसी चीज को बिल्कुल आपके इकोनॉमी से खत्म करना, दैट इज इराडिकेशन, निकाल के उसको फेंक देना। हम बोलते हैं ना इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज अ बिग इशू इन इंडिया, मतलब हम कैसे गरीबी को अपने देश से हटाएं, बहुत बड़ा एक हमारा क्वेश्चन मार्क है। सिमिलरली इनइक्वालिटीज इन बेसिस ऑफ इनकम, इट कैन बी इन द बेसिस ऑफ जेंडर, देयर आर सो मेनी इनइक्वालिटीज इन इंडिया। तो हम किस पे बात करें एजुकेशन से, सारी चीज़ों से आपको पता चलेगा। अगर हम एजुकेशन में हैं, हम एजुकेटेड हैं बेसिकली, तो हमें सही और गलत का अंतर समझ आता है, हम मान के चलते हैं। पर मैंने यही बोला कि कहाँ से एजुकेशन आ रही है पता चलना चाहिए, कि एजुकेशन सही जगह से आनी चाहिए। कई बार आई हैव सीन प्रोफेसर्स एंड ऑल हु आर वेरी एजुकेटेड इन द प्रोफेशन ऑफ 20 to 30 years एंड दे ऑल्सो डिस्क्रिमिनेट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। हम एक ऐसे प्रोफेशन में हैं एज टीचर्स, आई वुड से दैट वेयर वी हैव टू बी ओपन माइंडेड, एंड हम बिल्कुल नैरो माइंड होकर नहीं सोच सकते कि ये ऐसा है या वैसा है। हमें बहुत ओपन माइंडेड होना जरूरी है, तभी आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो। वी कैन नॉट से कि हाँ ये ऐसा है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ये चीज़ ऐसी है तो आपको ऐसे ही करनी पड़ेगी, है ना। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल हम थोप नहीं सकते। तो सिमिलरली जब हम बात करते हैं इनइक्वालिटीज़ की, कि कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन उनकी सोच अभी भी वही है जैसे उनके टाइम पे चलती थी, तो उस तरीके से काम नहीं चल सकता, आपको वो टाइम चेंज होना पड़ता है, राइट। तो जो हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं, हाँ पहले के ज़माने में नहीं पढ़ते थे, पहले के ज़माने में लड़के ह्यूमैनिटीज़ भी नहीं पढ़ते थे, अब पढ़ते तो आप ये नहीं बोलोगे कि नहीं नहीं आप नहीं पढ़ सकते, आप लड़के ह्यूमैनिटीज़ पढ़ोगे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एनीबडी कैन स्टडी दैट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट है ना, जिसको पढ़ना है पढ़े, right? So education proves to be an effective tool for reducing inequality. It increases the income earning capacity of economically backward sections of the people in a country, which reduces the slanted distribution of income. तो देखो हम ये किसी जो पहले बहुत चलता था कास्ट सिस्टम वगैरह की, आप इस वाली कास्ट को तो आप इस क्लास में नहीं बैठ सकते, उधर नहीं बैठ सकते, ये नहीं कर सकते, इवेंचुअली धीरे धीरे खत्म हुआ है। तो एजुकेशन एक तरीके से आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप सब एक ही प्लेस पे हो, एक ही जगह हो, सब अच्छे से पढ़ो, और जो अच्छे से पढ़ाई करेगा, जो अच्छे से काम करेगा, स्किल्स पे डेवलप करेगा, इवेंचुअली दैट पर्सन कैन ग्रो मच एट अ वेरी गुड प्लेस, है ना। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, इनोवेशन। अभी हमने सीखा इसके बारे में। एन एजुकेटेड पर्सन हैज द एबिलिटी टू डेवलप न्यू स्किल्स एंड इनोवेट न्यू टेक्निक्स दैट कैन बी मोर इफेक्टिव and productive, which helps in the economic development of a nation, and participation rate, ये दोनों चीज़ हम सीख चुके हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। सी मेनी क्वेश्चंस ना आर वेरी रेपिटेटिव, सेम चीज़ को दो दो तीन तीन अलग अलग तरीके से पूछा गया है, लेकिन बिकॉज इट इज गिवन इन एनसीईआरटी, सो वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, बट द आंसर विल रिमेन द सेम, है ना। अब चाहे तुम इधर से घुमा के पूछो, उधर से घुमा के पूछो, बात तो सेम ही रहनी है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे सभी। एक्सप्लेन हाउ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। सी अगेन सेम चीज पूछ रहे हैं कि भाई एजुकेशन में इन्वेस्ट करोगे तो कैसे आपकी ग्रोथ इंप्रूव होगी। अभी हम यही वाला क्वेश्चन करके आए, सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि क्वेश्चन को इन्होंने रिपीट किया एनसीईआरटी ने। तो आप ये समझ जाओ कि एजुकेशन सेक्टर आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है। अगर एक क्वेश्चन को बार बार फोकस किया जा रहा है, सो इट विल डेफिनेटली कम। क्लियर? So education is an important source of human capital formation. Investment in education endows people with quality skills and knowledge which enhances their productivity. देखो पहला पॉइंट हमेशा प्रोडक्टिविटी रहेगा, सेकंड रहेगा आपका इनोवेशन, थर्ड रहेगा आपका हाई पार्टिसिपेशन रेट, क्रिएटिविटी हमारी इंप्रूव होगी, हमारा इनइक्वालिटीज रिड्यूस होंगी। ये कुछ पॉइंटर्स हैं एजुकेशन में जो आपको हमेशा लिखने हैं। कौन कौन सा है? पहले लिखोगे आप लोग प्रोडक्टिविटी के बारे में। किसके बारे में? यहाँ पे अंडरलाइन भी किया मैंने, प्रोडक्टिविटी के बारे में, ठीक है। फिर लिख दिया करो पार्टिसिपेशन के बारे में, ठीक है। फिर लिखोगे आप लोग इनोवेशन के बारे में, फिर आप लिख देना रिड्यूस, ठीक है, बेटर अपॉर्चुनिटीज। तो पहले बोल देना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, पार्टिसिपेशन इंक्रीज होता है, थर्ड लिख देना इनोवेशन बढ़ता है, रिड्यूस होती है इनइक्वालिटीज, एंड पांचवा आप लिख देना बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। ये कुछ 5 पॉइंटर्स है, इसको आप ऐसे समझ के याद कर लो कि जब भी आपसे एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सवाल आएगा तो ये पॉइंटर्स को आपको मेंशन करना रहेगा। अभी डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स के लिए, उसके हिसाब से आपको इसकी लेंथ को बढ़ाना रहेगा। कितनी बात हम समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। डन? ओके।
सेम चीज यहाँ पे भी लिखी है कि नेशनल डेवलपमेंट होता है, कल्चरल नीड्स डेवलप्स ह्यूमन पर्सनालिटी एंड दस इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इंक्रीजेस द इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखो सेम क्वेश्चन को इतनी बार पूछा, लेकिन लिखने का तरीका हर बार हमने इसमें बदला है आपके लिए, ताकि आपके पास 5-6 ऑप्शंस रहे कि जब भी मेरे पास आएगा जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है एटलीस्ट वो वाला आप समझ के पढ़ के जाइए, जिस तरीके से आप अपने बोर्ड्स में लिख सकते हो। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ फास्ट। बट जैसे कि मैंने जो आपको 5 पॉइंटर्स बताए हैं, इसको जरूर आप लिख लीजिए कहीं, ताकि आपके पास जब भी एजुकेशन के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आता है सो यू कैन राइट दीज पॉइंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। फाइनली अ डिफरेंट क्वेश्चन नाउ। ब्रिंग आउट द नीड फॉर ऑन द जॉब ट्रेनिंग फॉर अ पर्सन। तो ये भी हमारा क्या था, एक सोर्स था, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब आप समझ सकते हो, लर्निंग बाय डूइंग का फंडा यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं कि आप इंसान को काम करते करते वो चीज़ सिखाओ, जो कहीं ना कहीं अभी भी मैं बोलती हूँ लैकिंग है ना हमारे एजुकेशन सिस्टम में। बहुत ज़्यादा थ्योरी बेस्ड हमारा एजुकेशन सिस्टम है, काफ़ी पॉलिसीज़ वगैरह आ गई, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं घुमा के फिर से थ्योरेटिकल चीज़ पे आ जाता है। ऑफकोर्स थ्योरेटिकल नेसेसरी है, लेकिन साथ में थोड़ा प्रैक्टिकल जो एक्सपोजर वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसमें वही आ जाता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट करना। हर स्कूल्स में सेम इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं, तो हर जगह सेम पॉलिसी तो अप्लाई हो नहीं सकती। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे लिए, राइट। तो जब हम लोग बात करते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग का, मतलब आप एक ऐसी जगह पे उनको काम सिखाइए। हो सकता है कि आप कई बार, ज़रूरी नहीं कि स्कूल में वो एजुकेशन हो, आप थोड़ी जगह दूसरी फील्ड पे जाके, दूसरी जगह जाके भी आप चीज़ों को सिखा सकते हो। कोई सेमिनार वगैरह में लेके जा सकते हो, जहाँ पे आप बताइए स्टूडेंट्स को कि क्या रियलिटी में चीज़ें होती है, उसके लिए क्या स्किल्स की ज़रूरत है, राइट। So on the job training is the most effective kind of training to a trainee, imparting him the technical skills and know-how at the actual work site। जैसे कि हम कंप्यूटर सीखते हैं, अब कंप्यूटर को मैं बोलूँ बेटा आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो, है ना, अपने इस पे ऐसा कंप्यूटर रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ पे स्टार, आपका स्टार्ट का बटन रहेगा, आपको समझ आएगा? ऐसे नहीं, आप रिलेट भी नहीं कर पाओगे। वहीं पे जब आप कंप्यूटर लैब पे जाके सारी चीज़ें करते हो तो जल्दी दिमाग में क्लिक होता है ना। तो यही चीज़ है ऑन द जॉब ट्रेनिंग का भी मतलब ये है कि टेक्निकल स्किल्स जो हो गई, इन सबको आपको सेम मशीन पे या जो इस पे भी आप काम करने वाले हो उसी पे बैठ के सीखा जा सकता है। आप उसकी जितनी भी थ्योरी पढ़ लो आपको दिमाग में नहीं बैठेगी, है ना। एंड द वर्कर ट्रेन्ड इन द फर्म इटसेल्फ अंडर द असिस्टेंस ऑफ सीनियर एंड एक्सपीरियंस वर्कर। तो हमें इतना तो पता है कि जब भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है तो एक आपका एक सीनियर या मास्टर या एक्सपर्ट रहता है जो उस फील्ड में ऑलरेडी बहुत दिनों से काम कर रहा है, स्पेशलिस्ट बन चुका है, वो आपको गाइडेंस देते हैं कि किस तरीके से आपको सीखना है सारे काम को। एंड दिस इज नीडेड बिकॉज इट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। हमें काम करना आता है तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमारी स्किल्स भी बढ़ती है। And it enables a person to absorb values, norms and standards of an organization. It facilitates the better utilization of raw materials। अगर मुझे सही तरीके से काम करना आएगा तो मेरी तरफ से वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम होगा, मैं बेटर तरीके से काम कर पाऊंगी और मेरी एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो जाएगी। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। डन। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे सभी। ट्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल जो है, मैंने आपको बताया था ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट अलग होता है, ह्यूमन कैपिटल अलग होता है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब रहता है एक स्टॉक की तरह कि आपके पास अभी कितनी स्किल्स हैं, अभी कितनी नॉलेज है, अभी कितना पोटेंशियल आपके पास है, दैट इज योर ह्यूमन कैपिटल। वहीं पे इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि कितना हमारा फ्यूचर ग्रोथ हो सकता है, कितना हम लोग डेवलप कर सकते हैं। सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा, है ना, तो डेफिनेट सी बात है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। सो अगर हमारा ह्यूमन कैपिटल बढ़ता है तो कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि हमारी जो ग्रोथ है वो भी बढ़ेगी। बिकॉज अगर मेरे पास एक बेटर ह्यूमन बीइंग है, मैंने क्या बोला, पॉपुलेशन कैसी है किसी कंट्री की वो डिफाइन करती है कि आप कितना आगे जाओगे। जैसे कि इंडिया के पास भी तो इतनी पॉपुलेशन है ना, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसके बाद भी कई जगह हम उतने अच्छे से खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते जहाँ पे हमें खुद को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। वाई? बिकॉज हमारा ह्यूमन कैपिटल उतना अच्छा नहीं है। वी हैव ह्यूमंस लेकिन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन उतना अच्छा नहीं, तो उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। अगर हम अपने ह्यूमन कैपिटल पे काम करेंगे इवेंचुअली हमारा ग्रोथ भी बढ़ेगा। ये चीज़ हमें समझनी है, राइट। इसके कुछ पॉइंटर्स हमें गिवन है, इसका जल्दी से सभी स्क्रीनशॉट लेंगे सबसे पहले। So human capital formation raises the process of economic growth and economic growth raises the process of human capital formation.
राइट. इफ वी वांट टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ देन वी हैव टू इंक्रीज आवर ह्यूमन कैपिटल. देखो सिंपल सी बात है, अगर हम चाहते हैं हमारी कंपनी इंप्रूव करे, चलो ग्रोथ की बात करो, इंडिया की बात अलग करो, एक छोटी सी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं. आपने कंपनी खोली है, वहां पे आपने सारे एम्प्लॉय रख लिए ऐसे जो बिल्कुल सोते से हैं, कुछ काम नहीं करते, आपकी कंपनी ग्रो कर पाएगी क्या? जो उसका मालिक है भाई वो तो पूरे टाइम स्ट्रेस पे रहेगा कि यार कैसे लोग रख लिए तो काम ही नहीं कर रहे, उसको निकालना पड़ेगा सबको. अब देश से तो लोगों को निकाल नहीं सकते, भाई तुम काम नहीं कर रहे निकल जाओ, कंपनी में तो फिर भी ऑप्शन है. तो अगर एक कंपनी है वहां पे एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक हैं, काम करना चाहते हैं, खुद से काम करते हैं, टाइमली आते हैं, टाइमली जाते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, आपकी कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है. सेम चीज़ होता है हमारे ग्रोथ में भी. तो अगर हमारे पास ऐसा पॉपुलेशन है जो बढ़ रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, अच्छे से काम कर रहा है कंपनी के लिए, तो बिल्कुल एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड होगा जहाँ पे ह्यूमन कैपिटल इंप्रूव होगा तो हमारी ग्रोथ भी आगे बढ़ेगी. ठीक है. एंड अनहेल्दी अनएजुकेटेड लेबर कांट ऐड मच वैल्यू टू द इकोनॉमिक ग्रोथ. इसलिए तो हमारा दिक्कत है कि अगर मैक्सिमम लोग पॉवर्टी में दबे रहेंगे तो कहाँ से अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर पाएंगे, कहाँ से अपना इंप्रूव कर पाएंगे स्टैंडर्ड, है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ा पाएंगे. सो दैट इज वाई हम चाहते हैं कि अगर हमारा ह्यूमन कैपिटल अच्छा बढ़ेगा तो हमारा कहीं ना कहीं ग्रोथ भी अच्छे से होगी. क्लियर. So we must have to make people educate, healthy and skilled in order to accelerate our economic growth. It also contributes to the innovation and more participation of the people. Okay. क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे सभी. डिस्कस द नीड फॉर प्रमोटिंग वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया. तो अभी तक हम लोग तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते ही हैं, अब हम लोग को पढ़ना है वुमेन्स एजुकेशन. अब देखो आधे से ज्यादा लोग बोलेंगे फिर से मैम वुमेन एम्पावरमेंट वाली ये सब बातें आ गई हैं, ऐसा वैसा और ये सब. सी आई गेट इट दैट यू आर टू बोर्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि वुमेन एम्पावरमेंट ऑल दैट बहुत 10 साल 15 साल से बहुत चल रहा है ये. लेकिन देखो ग्राउंड लेवल पर अगर आप स्टैटिस्टिक्स निकालोगे ना, उसका डेटा निकालोगे तो अभी भी बहुत काम करना बाकी है. अब क्या दिक्कत होती है, पढ़ा लिखा देते फिर बोलते पढ़ लिया ना अब चलो जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा, ये वाला दिक्कत हो गया है. सो जब हम बात करते हैं वुमेन्स एजुकेशन की, आई हैव दिस ओल्ड सेइंग. अब आप बोलोगे मैम आप बहुत ज़्यादा ओल्ड स्कूल बन रहे हो, कि हम ये बोलते हैं कि अगर हमें किसी लड़की को पढ़ाते हैं सो वी आर एजुकेटिंग अ फैमिली. व्हाई इट इज़ लाइक दैट? बिकॉज अ वुमेन, अब तो नाउ द होल सिनेरियो इज चेंज. पहले ऐसा होता था कि हम लोग एक फैमिली से दूसरी फैमिली जाते थे, अब तो सब अलग अलग रहते ही हैं बिकॉज किसी की जॉब कहीं और रहती है, सब ये है. तो वुमेन एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है बिकॉज कहीं ना कहीं वुमेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैनेजिंग द फैमिली एंड सिमिलरली मैन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो दोनों का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है. अब हम सब वुमेन एजुकेशन की क्यों बात करें? बिकॉज मेन को तो आप लोग ऐसे मान के ही चलते हो कि उनको तो पढ़ना है ही, लेकिन कई बार ना लोग क्वेश्चन करते कि इसका पढ़ना ज़रूरी है क्या? तो हाँ बिल्कुल ज़रूरी है. इनफैक्ट इट्स जस्ट नॉट अबाउट वुमेन एजुकेशन, इट्स अबाउट एजुकेशन फॉर ऑल. सबका पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है लाइफ में. भले उनको अपना बिजनेस करना है, जॉब करनी है, नहीं करनी, कुछ नहीं भी करना हो तो भी आपको पढ़ना ज़रूरी है. तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट वुमेन एजुकेशन, इट्स अबाउट एजुकेशन फॉर ऑल. ठीक है. So women has always been neglected in the field of education. If a nation wants to accelerate its economic growth, then the role of women cannot be neglected because it's not about just the role of women. आप किसी को neglect नहीं कर सकते. अगर आप किसी organization का part हो, आप किसी को neglect नहीं कर सकते. सबको साथ में लेके आगे बढ़ना पड़ता है. तो एक country के development में आप particular section of society को कैसे भूल सकते हो, है ना? सबको include करना रहेगा, आपको सारे genders को include करना रहेगा. अब जब हम बात करते हैं, there is a need for promoting women's education in India because it is important to raise the social and the moral status of women. It plays a significant role in maintaining favorable fertility rate because कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि education बढ़ेगी तो उनको खुद को संभालना भी आएगा. There are lot of women problems out there, है ना? हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं जिसके बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन उनको पता ही नहीं है. So many diseases and they have no idea, जिसकी वजह से आपने देखा कितना ज़्यादा डेथ रेट बढ़ चुका है. ऐसे ऐसे डिजीज होने लगे दैट दे कैन नॉट, फर्टिलिटी रेट जैसे कि हम बात करें, इन सब चीज़ों पे भी फर्क आने लगा है बिकॉज उनको पता ही नहीं है चीज़ों के बारे में, है ना? चीज़ों को लेकर इतनी शर्म है लोगों के दिमाग में कि ये कैसी बातें हो रही हैं. नोबडी विल टॉक अबाउट पीरियड्स, नोबडी विल टॉक अबाउट दैट. लेकिन यू टू अंडरस्टैंड कि इट इज़ हाउ थिंग्स वर्क ना. तो हमें इन सब की कम से कम एजुकेशन वगैरह तो मिलनी चाहिए ताकि वुमेन आर एबल टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ. बिकॉज हमने बात करा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्थ की भी बात आती है. सो दैट इज वाई हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्लियर. हेल्थ केयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन कैन बी एनहांस विद एजुकेशन इम्पार्टेड टू वुमेन. अब हम लोग ऐसा मान के चलते हैं दैट वुमेन हैज टू टेक केयर ऑफ द किड्स. अगर वुमेन इज नॉट हेल्दी, हाउ शी विल कीप हर चाइल्ड हेल्दी?
तो इसलिए उनको अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना जरूरी है. एन एजुकेटेड वुमेन कैन इन्फ्लुएंस गुड मॉरल वैल्यूज एंड कैन इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन टू हर चिल्ड्रन. अगर मम्मा उनकी जो है पढ़ी लिखी होंगी तो उसी तरीके की उनको वैल्यूज लाइफ में आगे दे पाएंगी, है ना. सो दैट इज व्हाई इट इज नेसेसरी. ऑल ऑफ यू विल टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट. Okay, done. So that is why education plays a very important role, not just in the part of women, but for everyone. Next है हमारे पास question number 18. Argue in favor of the need for different forms of government intervention in education and health sectors. तो again जैसे कि आपको पता है कि एवरीवन हैज़ टू वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, लेकिन गवर्नमेंट को एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ता ही है. गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर्स है, ज़्यादा ऑटोनॉमी है, डिसीजन मेकिंग पावर है, रिसोर्सेज कैसे लोकेट करना है, हर एक चीज़ गवर्नमेंट के पास है. तो जैसे कि हम बोलते हैं ना कि जो भी बजट बनता है उसमें डिवाइड करते हैं कि कौन से सेक्टर के पास कितना परसेंटेज ऑफ हमारा बजट जाने वाला है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो गवर्नमेंट किस तरीके से इंटरवीन करती है एजुकेशन में, डिफरेंट स्कीम्स वगैरह निकालती है ना. सो दैट इज़ वाई वही हमें इसमें रिकॉल करना है. हमने बहुत सारी स्कीम्स पढ़ी हैं, सर्व शिक्षा अभियान पढ़ा था, मिड डे मील्स के बारे में पढ़ा था, याद आ रहा है. क्यों किया था हमने? ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एजुकेशन में बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल आएँ, राइट. So there is a need for different forms of government interventions in education and health sectors because both private and public institutions are involved in health and education sector. Therefore, there should be some authority which should monitor their functioning. तो हमें पता है कि पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों ही हमारे यहाँ काम करते हैं बिकॉज हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी है और ये हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में इन्वॉल्व हैं. तो कोई ना कोई तो होना चाहिए ना जो इन पर नज़र रखे, जो देखे भाई सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं. तो गवर्नमेंट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है. Private institutions are guided by the profit motives, so the education and the health facilities provided by them is higher. भैया प्राइवेट स्कूल में आपको एसी भी मिलेगा आजकल, है ना, गरीबों के लिए बेटर सिटिंग मिलेगी, गवर्नमेंट स्कूल्स में अलग है. तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा उनका प्रॉफिट मेकिंग है और अधिकतर लोग ज़्यादा भेजते भी हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल की, ज़्यादा सुविधा मिलेगी, बेटर एजुकेशन मिलेगी, ये सब उनका माइंडसेट रहता है. तो पब्लिक सेक्टर का हेल्थ केयर सेंटर अलग चलता है, एजुकेशन सेंटर अलग चलता है, और पब्लिक का और प्राइवेट का दोनों का अलग अलग हमें देखने को मिलता है. इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, वी ऑलरेडी नो अबाउट इट. क्लियर. Investment on education and health is to be carried out simultaneously by all different forms of government, central, state and local as per the federal system of India. तुम्हें पता है कि हमारा स्ट्रक्चर ऐसा चलता है जहाँ पे सबका हम लोग पार्टिसिपेशन लेते हैं. सेंट्रल अथॉरिटीज़ भी होती हैं, लोकल अथॉरिटीज़ भी होती हैं, स्टेट अथॉरिटीज़ भी होती हैं. सारी अथॉरिटीज़ को साथ में मिलकर काम करना रहता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. तो यहाँ पे भी अगर हम चाहते हैं कि चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ केयर सिस्टम हो, कोविड-19 के टाइम पे घर आपको हर जगह क्लिनिक्स लगाना, फीवर क्लिनिक्स लग रहे थे, तो ये सब कैसे पॉसिबल हो रहा था? बिकॉज सारी अथॉरिटी साथ में मिलकर काम कर रही थी. Government should set up or encourage private institution to set up their education and health centers in remote and rural areas. Government को सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही आपका जो है रूरल एरियाज के लिए और विलेज एरिया के लिए काम करे, है ना. पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी वहाँ पे काम करना चाहिए. हर चीज़ प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होनी चाहिए. एंड द गवर्नमेंट मस्ट मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हेल्थ टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्स इफेक्टिवली, है ना. आपको ये देखना है कि ऑफकोर्स प्राइवेट का है मोटिव, प्रॉफिट ओरिएंटेशन है, लेकिन पब्लिक सेक्टर्स का मतलब ये नहीं कि कोई वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम कर रहा है तो हम लोग लो लेवल पे काम करेंगे. दोनों के लेवल को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते हुए चलना है, राइट. ऑल ऑफ यू विल टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट. डन. क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास स्टूडेंट्स. व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया. अभी तक हमने जितनी भी सारी चीज़ें पढ़ी हैं सोर्सेज के बारे में पढ़ी हैं. अब हमें समझना है कि कौन कौन सी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं इन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है. पहला क्या है? द मेन प्रॉब्लम, अगेन द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज योर राइजिंग पॉपुलेशन. पॉपुलेशन ज़्यादा है, रिक्वायर्ड से ज़्यादा है, उसकी वजह से रिसोर्सेज कम पड़ते हैं. आपको पता है ना जो हमारे पास रिसोर्सेज है आर लिमिटेड. रिसोर्सेज क्या है मेरे पास? बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है. और पॉपुलेशन जब मेरे पास इतनी ज़्यादा हो जाएंगी तो उसको मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँ, मेरे लिए एक बहुत बड़ा इशू ये हो जाएगा. सो रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन exerts प्रेशर ऑन द लिमिटेड रिसोर्सेज, हैंस रिड्यूसेस पर कैपिटा अवेलेबल रिसोर्स. नाउ अगर हम बात करते हैं लेस क्वालिटी की, सो ह्यूमन कैपिटल मस्ट बी मेड क्वालिटेटिव. But to provide education, a lot of education institutions set up which provides inferior quality education and skills, and this is also happening with healthcare facilities.
कि अगर हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और जिसमें हम हेल्थ और एजुकेशन की बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, वहाँ पे सही तरीके से एजुकेशन नहीं मिल रही, सही तरीके से हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मिल रही, मतलब जो स्टैंडर्ड है वो बिलो पार है। जितना उनको अच्छा हेल्थ केयर मिलना चाहिए, जितनी अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, उतनी नहीं मिल रही है। ये एक रियलिटी है क्वालिटी के वाइज। सो दैट इज़ वाई हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन उतना अच्छा नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से सभी। डन। ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेन ड्रेन? मैंने पहले भी आपको समझाया है। व्हेन अ वेरी गुड ह्यूमन रिसोर्स है ना, ह्यूमन कैपिटल, एक जगह को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाके वर्क करना पसंद करते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि उनको अपनी खुद की कंट्री में उतना अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही जितनी उनको बाहर मिल सकती है। सो दैट इज़ वाई दे मूव टू अ डिफरेंट कंट्री एंड वहाँ पे वो काम करते हैं। तो उनकी जिस कंट्री में वो काम कर रहे हैं उस कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, इंडिया को तो नहीं हो रहा। अगर सारे अच्छे लोग हैं ना, अच्छे ह्यूमन, अच्छे क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल हमारे इंडिया से चले जाके कहीं और जाके काम करेंगे, देन हु विल वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री? सो दैट इज़ वाई हमें अपनी कंट्री का इन्वायरमेंट ऐसा बनाना है लोग यहीं पर रह के काम करना चाहे। So people migrate from one place to another in search of better jobs, opportunities and handsome salaries. Migration of highly skilled labor is termed as brain drain, which adversely affect the economic development. अगर हम जाने कि हमारा हाई स्किल्ड लेबर इधर से उधर चला जाएगा तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान का काम है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेन ड्रेन। नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। इंडिया लैक्स इम्प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। नो मेजर एफर्ट्स हैव बीन टेकन टू मेंटेन द डिमांड सप्लाई बैलेंस ऑफ द राइजिंग लेबर फोर्स, सो इट लीड्स टू द वेस्टेज एंड मिस एलोकेशन ऑफ ह्यूमन स्किल्स। कई बार एक तो रीज़न ये है कि हमारे पास एक तो बहुत लिमिटेड ऐसा पॉपुलेशन है जो बहुत अच्छे से काम करता है, अब उसमें भी हम लोग उसका प्रॉपर एलोकेशन नहीं कर पाते, तो उनका पूरा फ़ायदा मतलब एक तरीके से जो प्रॉपर हम बोलते हैं ना यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो पाता। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा मेजर इश्यू हमारे लिए बन के रह गया है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। So students, I know that you all are very highly skilled people over here, but make sure you don't brain drain, okay? Be in India, work for India, okay? Question number 20. In your view, mean अब ये हमारे पास जब भी comment हो गया, discuss हो गया, in your view आ गया, है ना, according to you, जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मीन्स आई विल हैव टू पुट माय पर्सनल सजेशंस आल्सो इन दैट, है ना। इट इज़ एसेंशियल फॉर द गवर्नमेंट टू रेगुलेट द फी स्ट्रक्चर इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, इफ सो व्हाई? तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं क्या ये नेसेसरी है कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए और देखना चाहिए कि कितनी क्या फी स्ट्रक्चर है हेल्थ केयर का और एजुकेशन का? देखो दोनों ही बड़ी डिमांड में है भाई, बहुत डिमांड में। एजुकेशन में भी खूब पैसा लगता है, डिफरेंट कोचिंग्स, ऑल दैट, यू नो हाउ मच फीस दे चार्ज। स्कूल के अलग से फीस भर रहे हो, हर जगह तो फ्री एजुकेशन नहीं है, स्कूल में अलग आप फीस भर रहे हो, उसके बाद कोचिंग में इतनी ज़्यादा हाई फीस जा रही है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हाई फीस वगैरह जा रही है। हेल्थ केयर सेक्टर में भी भाई अगर आप कुछ अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराना चाह रहे हो, भाई कदम रखने के 5,000 रुपये हैं, आपको 10 टेस्ट लिख के दे देते हैं। तो कोई मिडिल क्लास आदमी इसलिए डरता है कि भाई हम लोग हेल्थ केयर के लिए ना जाएं, चेकअप नहीं करवाते, इतना ज़्यादा खौफ बैठ गया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो है कि मिसयूज़ तो हो रहा है किसी चीज़ का, तो उसको कंट्रोल करना तो ज़रूरी है। तो आई वुड से येस, द गवर्नमेंट मस्ट रेगुलेट द फी स्ट्रक्चर इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, कि अब एक मैक्सिमम चीज़ बना दो कि इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, ताकि कम से कम वो अपनी पोजीशन का मिसयूज़ तो ना करें, right? Education and health sectors are two major sources of formation of human capital, and the economic growth of the country depends on the human capital formation. There is a great contribution of private institutions in education and healthcare facilities. हम ये चीज़ डिनाइट नहीं कर रहे कि प्राइवेट सेक्टर अच्छा काम कर रहा है, बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन कई बार हमें लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बहुत ही ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं जितना ज़रूरी है भी नहीं, बिकॉज उनका गोल ही प्रॉफिट मोटिव है, तो हम क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ पे एक टर्म आ जाता है हमारे पास, एथिकल बिहेवियर, है ना। आप जब इसमें काम कर रहे हो, एजुकेशन वाली फील्ड में काम कर रहे हो, हेल्थ केयर की फील्ड में काम कर रहे हो, आप किसी के फ्यूचर के काम के साथ काम कर रहे हो बेसिकली, तो आप उन सब चीज़ों में ये सारी चीज़ों को अगर हम थोड़ा कम करेंगे तो ही हमारा डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. So I do feel that the government should make some regulations regarding the fee structure, definitely.
Also, the fee of both are very high in private-made institution, as these are guided by the profit motive, and therefore intervention in health and education sector to regulate the fee structure is must in order to enhance the quality of human capital. अगर हम चाहते हैं human capital की quality को enhance करना, तो हमें ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा. Practical problems को practical तरीके से ही deal किया जा सकता है, कहानी बना के deal नहीं किया जा सकता कि ये कर लो, वो कर लो. आप देखो ground level पे क्या issue आ रहा है. आप बोल रहे हो education बहुत ज़रूरी है, लेकिन education हम बोल रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर में एजुकेशन ज़्यादा खास मिल नहीं रही, प्राइवेट में मिल रही है तो भाई बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है, तो इंसान करे क्या. सो प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए प्रैक्टिकल तरीके से ही सोल्यूशंस निकालने पड़ेंगे. गवर्नमेंट को भी इंटरवीन करना पड़ेगा हर लेवल पे. क्लियर. सब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे. ये सारी चीज़ें देखो, ऐसा नहीं है कि आपने कभी सुनी नहीं, कभी पढ़ी नहीं है, लेकिन इसका लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होपफुली आपको आज के सेशन में क्लियर हो गया होगा. राइट. तो स्टूडेंट्स, यही थे हमारे क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी, जहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस को एट वन स्ट्रेच पूरा कर लिया है. हमने देखा है कि एजुकेशन और हेल्थ के बारे में बार बार रिपीटेशन हुआ है, तो ये दोनों सेक्टर्स के बारे में बहुत अच्छे से हमें पढ़ के जाना है. डेफिनेटली इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में. तो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेस एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. वी टॉक अबाउट सीबीएसई. वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल, जहाँ पे हम कवर करते हैं स्टूडेंट्स क्लासेस क्लास 6 टू लेके क्लास 12 तक. अगर हम बात करें डिफरेंट बोर्ड्स की, तो सीबीएसई के अलावा भी कवर डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स लाइक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज बोर्ड्स वी प्रोवाइड 3 special courses as well, that is Vedic Maths crash course and spoken English course is also available for all of you, जहाँ पे आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाती है. राइट स्टूडेंट्स. एंड हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे आपको फॉलो करना है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सअप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट बिल्कुल भी आपसे मिस ना हो. वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हो. कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप हमारी वेबसाइट, हमारे एप्लीकेशन को भी रेफर कर सकते हो. फाइन स्टूडेंट्स, तो कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग. बस अब बोर्ड्स आने वाले हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है, मेहनत करते चले जाओ, बहुत अच्छे से हमारा स्कोर आने वाला है. एंड आई एम देयर फॉर योर हेल्प, सो डू नॉट वरी. We will work together to score the maximum we could, and हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, bye bye and thank you for watching this video.